Once again, you are welcome to your own YouTube channel, Rudra Shikshanam. In today's video, we will discuss present and definite tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. In this class, we are not going in depth of the tense. We will just have an overview of each and every tense and complete the class. Stay with us for such informative and grammatical portion of your syllabus. Let's start. प्रेजेंट टेंस। इससे के पहले कक्षाओं में हम लोगों ने बात किया टेंस क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ टेंस, और आज हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। वर्तमान काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि हर टेंस के एक्शन और टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम चार प्रकार के वाक्य बना पाते हैं। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के पहले प्रकार प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, हिंदी में इसको हम वर्तमान अनिश्चित काल के नाम से जानते हैं। कभी आपने सोचा कि इसे अनिश्चित काल क्यों कहते हैं? वर्तमान अनिश्चित काल। अनिश्चित काल कहने के पीछे का जो लॉजिक है वो ये होता है कि इस टेंस में हम जो भी वाक्य पढ़ेंगे, जो भी वाक्य बनाएंगे, उस वाक्य में जो भी एक्शन हो रहा होता है उस एक्शन का स्टार्टिंग टाइम, प्रोसेस टाइम और एंडिंग टाइम अननोन होता है। अर्थात एक्शन कब शुरू हुआ, कितने देर तक हुआ और कब खत्म हुआ, इसकी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। दैट्स वाई वी कॉल इट प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। किसी भी टेंस को पढ़ते हम लोग उसके परिचय से हैं। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं क्लास को। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का अपना क्या परिचय होता है? आप सभी लोगों ने निश्चित रूप से इस चीज को पढ़ा होगा। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का परिचय कुछ इस प्रकार से होता है। हम कहते हैं कि जिस भी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ताहू, ते हैं आदि शब्द आए तो पहचान में हम लोग क्या लिखेंगे? वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ताहू, ते हैं, ती है, etc। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के कभी भी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसको पढ़ते समय आप ये पाएंगे अंत में जहाँ पे सेंटेंस हमारा खत्म होता है हिंदी में, वहाँ पे आपको ता है, ताहू, ते हैं, ती हैं आदि शब्द मिलेंगे। अब फिर बात करेंगे हम स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर मतलब कि हम जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेशन के स्टेप्स क्या होते हैं। मैं बताना चाहूँगा अंग्रेजी भाषा में जो ट्रांसलेशन का बेसिक स्टेप होता है वो क्या होता है। जब भी हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश भाषा में तो सबसे पहले जो हमारा पद आता है, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हम सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। कुछ और भी कंडीशंस होते हैं, इसमें यस या ईएस भी हम जोड़ते हैं वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में। ये कंडीशन होता है, हम यस या यस कब जोड़ेंगे इसकी बात हम आगे बताते हैं आपको। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स होते हैं इंटरवल ऑफ टाइम, उन चीज़ों को हम लास्ट में लिखते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस का अपना स्ट्रक्चर है। ध्यान रखिए, इससे के पहले कक्षाओं में हम लोगों ने सेंटेंस टाइप की भी बात की थी, भाव के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। उस समय हम लोगों ने सेंटेंस के 5 प्रकार पढ़े थे, जिसमें पहला प्रकार असर्टिव था। हम जो भी टेंस पढ़ते हैं शुरुआत हम असर्टिव सेंटेंस से ही करेंगे, अर्थात हम उस टेंस के असर्टिव सेंटेंस को पहले बनाएंगे, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। टेंस में बेसिकली असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के वाक्य आपको मिलते हैं। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की पहचान हमने बताई आपको कि ऐसे वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ताहूं, ते हैं, ती हैं आदि शब्द आते हैं। हमारा वाक्य अगर असर्टिव सेंटेंस में होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस या यस का कंडीशन क्या है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट ये आप जरूर जानते होंगे, प्रोनाउन जैसे कि ही, सी, इट, और किसी पर्सन का नाम सिंगल पर्सन, राम, श्याम, महेश, मीरा आदि को हम सिंगुलर पर्सन के रूप में कंसीडर करते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्रिया के अंत में यस यस जोड़ देते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट और फिर अन्य वर्ड जो भी होते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। जरा गौर करते हैं और समझते हैं इस सेंटेंस को। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सेंटेंस से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है, अतः यह जो सेंटेंस है ये असर्टिव है। और इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हमारा है वो कौन है? मैं। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी वाक्य में हम जिस व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करते हैं वो उस वाक्य का अपना सब्जेक्ट होता है। तो हियर इन दिस सेंटेंस आई इज सब्जेक्ट। तो एज पर द स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग आई। आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे वर्ब क्या है? किसी भी वाक्य में अगर आपको वर्ब पता करना है हिंदी में, तो हिंदी सेंटेंस के अंत में आपको बेसिकली वर्ब दिख जाता है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। यहां पे पढ़ाता वर्ब है, पढ़ाना है, यहां पे वर्ब हुआ, तो उसको हम लिख देंगे आई टीच। जैसा कि बताया मैंने आपको कि हम यस या यस का इस्तेमाल तभी करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। आई एक प्लूरल प्रोनाउन कंसीडर करते हैं हम लोग। फिलहाल यहाँ पे इसको हम आई को एक बहुवचन सर्वनाम के रूप में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख देंगे। यस या यस का पार्ट हमको यहाँ पे नहीं करना होता। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का अपना एक बेसिक डेफिनेशन क्या है समझिएगा। वाक्य में कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस व्यक्ति, वस्तु या प्राणी पर पड़ता है उसे हम उस वाक्य का कर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। यहां पे जो कार्य हो रहा है पढ़ाने का, प्रभाव पड़ रहा है अंग्रेजी विषय पर, तो यहां इस सेंटेंस में अंग्रेजी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो एज पर द स्ट्रक्चर आई टीच, फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। ये हमारा सेंटेंस पूर्ण हुआ। हिंदी में हम जब कोई वाक्य लिखते हैं तो अंत में यूज करते हैं पूर्ण विराम। इन इंग्लिश वी यूज अ डॉट दैट इज कॉल्ड फुल स्टॉप। आई टीच इंग्लिश ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जो कि हमने यहाँ पे अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करके दिखाया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। आप लोगों ने इन चीज़ों को पहले भी पढ़ा होगा, तो मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा। हम लोग बस एक ओवरव्यू लेंगे टेंस के जो है वाक्यों की और आगे बढ़ते जाएंगे। अब आपने एक चीज और भी पढ़ा होगा
कि असर्टिव सेंटेंस जो हमारा होता है उसको हम फर्दर दो वर्गों में बांट सकते हैं। हमने पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं विधि सूचक वाक्य हिंदी में, ऐसे वाक्यों से किसी कार्य अथवा घटना के घटित होने अथवा न होने की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में किसी घटना के होने की जानकारी हमको मिलती है। अब कुछ ऐसे वाक्य भी मिलते हैं जिसमें किसी वाक्य के न होने की जानकारी भी मिलती है। इस प्रकार के वाक्यों को हम नेगेटिव बोलते हैं। फिलहाल इस वाक्य से किसी घटना के होने की जानकारी मिल रही है, तो ऐसे वाक्यों को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस को ही हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। जिन वाक्यों से किसी कार्य अथवा घटना के घटित होने की जानकारी मिलती है उसको हम अफर्मेटिव कैटेगरी में रखते हैं। हिंदी में उसको हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और जिस वाक्य से किसी कार्य अथवा घटना के घटित न होने की जानकारी मिलती है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस या फिर नकारात्मक वाक्य के कैटेगरी में रखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और वह एक कार चलाता है। वह एक कार चलाता है। यहां पर फिर से आप नोटिस कर रहे होंगे, वह एक कार चलाता है, तो वाक्य के क्रिया के अंत में आपको ता मिल गया, चलाता है। तो ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आता है। इस पर द स्ट्रक्चर, इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो कर्ता हमारा हो गया ही, वह, चलाना, कार चलाना, हम इसको ड्राइव बोलते हैं। अब जैसा कि आप सब जानते होंगे, ही जो है ये एक सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन है, एक वचन सर्वनाम है। तो हम इसमें यस या यस जो भी यहाँ पे अप्लाइड होता है उसको लगाते हैं। चूंकि ई लास्ट में है तो सिर्फ हम यस को ऐड कर देते हैं। ही ड्राइव्स, क्या चलाता है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अ कार। ही ड्राइव्स अ कार। तो ये वाक्य भी हमारा ट्रांसलेट हो चुका है। तो बेसिकली हमने इन दोनों वाक्यों में आपको प्रेजेंट एंड डेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया आपको। आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसकी बात करते हैं। जैसा कि बताया मैंने कि अगर हमारा वाक्य नकारात्मक होता है तो उसको ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर होता है स्लाइटली डिफरेंट होता है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं, चलिए समझते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से, और फिर कुछ वाक्य हम उदाहरण के रूप में भी लेंगे। तो अगर हमारा वाक्य नेगेटिव है तो हम सब्जेक्ट प्लस डज और डू, उसके बाद हमारा एडवर्ब नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसा कि बताया मैंने आपको, अगर प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का कोई वाक्य नकारात्मक है, अर्थात उस वाक्य से किसी कार्य अथवा घटना के न घटित होने की जानकारी प्राप्त होती है, तो ऐसे वाक्यों को हम नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को हम निम्नलिखित स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। यहां पर ये वाक्य आप देख पा रहे हैं, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, इसमें क्रिकेट न खेलने की जानकारी, अर्थात इसमें किसी कार्य के न होने की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार के वाक्यों को हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्योंकि हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को पढ़ रहे हैं और हम वाक्य के अंत में देख पा रहे हैं ताती ते भी हमारा आया हुआ है, तो ये वाक्य प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए एज पर द स्ट्रक्चर इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे समझते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले अभी भी आएगा, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में हम यू बोलते हैं।
अब यहाँ पे डज या डू हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? ध्यान रखिएगा, डज या डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कंसिडर्ड होता है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। तो यहाँ पे यू चूंकि एक बहुवचन सर्वनाम है, एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो बहुवचन के लिए हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो यू डू नॉट। फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखिएगा नेगेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज करनी होती है, उसके अंत में यह सही लगाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? खेलना, तो उसकी अंग्रेजी होती है प्ले, यू डू नॉट प्ले। क्रमशः इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो क्रिकेट हम लिख देते हैं, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में ये ट्रांसलेशन हमारा बनता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, राधा विद्यालय नहीं जाती है, राधा विद्यालय नहीं जाती है। इस वाक्य में राधा विद्यालय जाने का कार्य नहीं करती है, अर्थात ये सेंटेंस भी नेगेटिव है। नहीं आ जाए तो हम ऐसे वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस में रखते हैं। हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में नो या नॉट इसका ट्रांसलेशन होता है। तो राधा विद्यालय नहीं जाती है, इस वाक्य में सब्जेक्ट राधा, तो हम क्या लिखेंगे? राधा। अगला स्टेप क्या है? हेल्पिंग वर्ब डू या डज हमको एक लिखना होता है। राधा एक नाउन है, किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो इसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट। उसके बाद इस पर स्ट्रक्चर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इस वाक्य में वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? जाना, जिसको हम अंग्रेजी में गो बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो राधा डज नॉट गो, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्कूल, टू स्कूल, राधा डज नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार से राधा विद्यालय नहीं जाती है, इस वाक्य का ट्रांसलेशन राधा डज नॉट गो टू स्कूल होता है। आई होप आपको ये वाक्य और ये जो ट्रांसलेट करने का इसका तरीका है भली भांति समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे हमारे साथ बने रहिए और ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग कवर करते रहेंगे। हम लोग को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।